फ्रेंड, मैं हूँ जयंता बेरा। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं लास्ट 10 साल से एसएपी बिजनेस वन का कंसल्टेंट हूँ। जैसे कि आप मेरा लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं सारे स्टूडेंट और जो प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हैं एसएपी बिजनेस वन के ऊपर, उन लोगों के लिए मैं वीडियोस लेके आऊँगा। तो मेरा फर्स्ट वीडियोस मैंने रिलीज़ किए हैं, तो उसमें मैंने एसएपी बिजनेस वन से रिगार्डिंग कुछ क्रीडेंशियल शेयर किए हैं, जो एसएपी बिजनेस वन क्या है और उसका यूटिलाइजेशन क्या है और उसके ऊपर न्यू कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारे चीज़ मैंने डिस्कस किए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ एसएपी बिजनेस वन के जो ईआरपी सिस्टम है इसके ऊपर दूसरा वीडियो बनाने के लिए। तो आज के जो वीडियोस हैं, इस वीडियोस में आपको जो मेन पार्ट मिलेंगे, इसमें है आज के जो पार्ट 2 है, इसके एजेंडा है बेसिक स्टेप्स बिफोर गोइंग टू कॉन्फ़िगर द डेटाबेस और डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन चेकलिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशंस। तो एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल जो है, इससे ही सारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं इस ईआरपी सिस्टम के। जो भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जो भी मास्टर्स है, एवरीथिंग्स आपके कॉन्फ़िगरेशन होता है एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल से। तो एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल ही पहला टास्क है जिसको हम लोगों को करना होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल पे कंपनी डिटेल्स आता है, एक्सचेंज रेट एंड इंडेक्स आते हैं, उसके बाद अदर्स जनरल सेटिंग्स आते हैं। तो ये है आज का हमारा एजेंडा। तो इस एजेंडे के बाद जो हम लोग पार्ट 3 में जो नेक्स्ट कमिंग सेशन आ रहे हैं, उसमें भी हम लोग इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन एंड उसके बाद जो डॉक्यूमेंट सेटिंग्स आता है, उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट क्या अंडरस्टैंडिंग है, चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ हम लोग फॉलो करेंगे। तो चलिए हम सीधे आपको लेके चलते हैं जो आज के एजेंडा है, बेसिक स्टेप्स बिफोर गोइंग टू कॉन्फ़िगर द डेटाबेस। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एसएपी कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करना होता है। उस बेसिक स्टेप में से क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप डेटाबेस कॉन्फ़िगर करेंगे। तो डेटाबेस कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग के पास कुछ सेटअप डेटा है। जो सेटअप डेटा को हम लोग ऐसे बाइफरकेट कर सकते हैं, जैसे बिजनेस प्रोसेस फ्लो, जिसको बिजनेस ब्लूप्रिंट बोलते हैं। बिजनेस प्रोसेस फ्लो आपके पास क्लियर होना चाहिए कि उस बिजनेस में जहाँ पे आप इस एप्लीकेशंस को अप्लाई करने जा रहे हैं, उस एप्लीकेशंस में क्या क्या होने वाला है, उसका बिजनेस प्रोसेस क्या है और वो कौन सी इंडस्ट्री से है, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन होगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन लेवल ऐसा है जो कि इनिशियल सेटिंग्स होता है और उसी के ऊपर डिपेंड करके आगे आपका जो एप्लीकेशंस है वो मूव करता है, उसका बिहेवियर चेंज होता है। तो बिजनेस प्रोसेस फ्लो वो आपके पास होना चाहिए। तो बिज़नेस प्रोसेस फ्लो क्या है? बिज़नेस प्रोसेस फ्लो ये है कि बिज़नेस प्रोसेस फ्लो में बताया जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, वो कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और वो ट्रेडिंग करता है या मैन्युफैक्चरिंग करता है या ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग बोथ करता है, या वो ओनली सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके कस्टमर्स को। तो वो सारे चीज़ यहाँ पे डिस्कस होते हैं बिजनेस प्रोसेस फ्लो में। बिजनेस प्रोसेस फ्लो जब डिफाइंड होगा तब क्या करना है, क्या क्या काम आएंगे, वो सारी चीज़ हम लोग बिजनेस प्रोसेस फ्लो के अंदर जब हम लोग कोई डिस्कशन करेंगे, बिजनेस प्रोसेस फ्लो कैसे बनते हैं, बिजनेस ब्लूप्रिंट कैसे बनते हैं, तो वो सारे चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे जब उसके ऊपर हम कोई वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए, दूसरा जो हम लोग के पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो है ब्लूप्रिंट कॉन्फ़िगरेशन चेकलिस्ट। ब्लूप्रिंट
कॉन्फ़िगरेशन चेकलिस्ट मीन्स मैंने जो ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं उस ब्लूप्रिंट तैयार के साथ साथ उसके हिसाब से एसएपी का क्या क्या चीज़ होने वाला है उसका सारे डिटेल्स इसमें होता है। इस बिजनेस ब्लूप्रिंट कॉन्फ़िगरेशन पे ही सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाता है जिसको हम लोगों को शेयर करना होता है। इस जो आपके कस्टमर्स है कस्टमर के साथ शेयर करना होता है और कस्टमर के साथ बैठ के उसका एक एक पॉइंट को डिस्कस करके उसका आंसर लेना है। वो चेक लिस्ट आपके पास होना चाहिए जब आप डेटाबेस कॉन्फ़िगर करने के लिए जा रहे हैं। तो उस चेक लिस्ट में क्या क्या रहते हैं उसमें ये सारे चीज़ बताए जाते हैं। कंपनी का एक्चुअल जो नेम है वो क्या है, उसका एड्रेस क्या है और उसके जो भी लीगल इंफॉर्मेशंस है वो सारे लीगल इंफॉर्मेशन उसमें शेयर होते हैं। उसमें कौन कौन सी लोकेशन पे आपके ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड है, क्या काम करते हैं, कहाँ पे फैक्ट्री है, कितना लोकेशन पे उसका एक्टिविटीज़ चलते हैं, वो सारे चीज़ वहाँ पे डिफाइन होते हैं। तो उसके बाद भी और भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस उसमें इंक्लूड रहता है। तो वो सारे चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन पे। इसके बाद है ब्लूप्रिंट क्वेश्चनर्स। तो ये ब्लूप्रिंट क्वेश्चनर्स क्या है? ब्लूप्रिंट क्वेश्चनर्स पहले ही जैसे ही कोई भी लीड मार्केट से जनरेट हुआ और आपके कस्टमर बन चुके हैं, आपने सेल कर चुके हैं प्रोडक्ट को, उसके बाद आपको ब्लूप्रिंट क्वेश्चनर्स भेजना होता है। उस ब्लूप्रिंट क्वेश्चनर्स में क्या होते हैं कि आप एक जनरलाइज क्वेश्चन सेट भेजते हैं अपने कस्टमर को, जहाँ पे कस्टमर को बोलना होता है कि उसका आंसर्स क्या है। उसमें सेटअप क्वेश्चंस हैं, नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस होंगे या 50 भी हो सकते हैं। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वो डिपेंड करता है। वो बिजनेस जो ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस हैं वो आपको शेयर करना होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी जब आप आपके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस फ्लो, जिसको मैं बिजनेस ब्लूप्रिंट बोल रहा हूँ। बिजनेस ब्लूप्रिंट में बाद में किसी एक सेशन को लेके इलेबोरेटेड डिस्कस करूँगा। तो उससे पहले हम ब्लूप्रिंट कॉन्फ़िगरेशन चेक लिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो ये ब्लूप्रिंट कॉन्फ़िगरेशन चेक लिस्ट में क्या क्या होते हैं असल में हम यहाँ पे ये चीज़ बताएंगे। ब्लूप्रिंट कॉन्फ़िगरेशंस ये भी एसएपी का ही डॉक्यूमेंट है। आप देख सकते हैं कि ये एक एसएपी का पुराना वर्जन का है, रिलीज़ फैमिली 9.2 है। जैसे कि मैंने उस दिन बताया कि एसएपी का जो रिलीज़ है, जो अपडेटेड वर्जन्स आते हैं वो सारे वर्जन के साथ उसका फैमिली डिफाइन होता है। 9.2 एक फैमिली है, 9.1 एक फैमिली है, 9.3 एक फैमिली है, 10.0 एक फैमिली है। तो उस हिसाब से रिलीज़ फैमिली 9.2 का है और ये 2017 मई में ये डिक्लेयर किया गया था। तो इसमें क्या क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे इंट्रोडक्शन होता है। जैसे कि मैंने बताया कंपनी क्रिएशन कैसे होता है, कंपनी का डिटेल्स क्या रहता है, जनरल इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग एंड स्टैब्स। सो दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशंस आपके इसमें होता है। इसमें क्या होता है, अलर्ट क्या जाएगा नहीं जाएगा, करेंसीज क्या रहेंगे जो फिनेंशियल से रिलेटेड है, अकाउंट सेगमेंट होने वाला है या नहीं है, पीरियड इंडिकेटर्स क्या है, ये सारे चीज़ आपको डिफाइन करने के लिए आप कस्टमर के साथ बैठ के ये सारी चीज़ डिस्कस करते हो। तो यहाँ पे ये आपके कंटेंट्स हैं। आप इस कंटेंट्स के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि इलाबोरेटली इसका डिटेल्स दिया हुआ है। जैसे कि इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन पे ये बताया जाता है ब्लूप्रिंट कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट क्या है। ये है कि ब्लूप्रिंट बिजनेस ब्लूप्रिंट कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट इज़ ए की इम्प्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंट फॉर एसएपी बिजनेस वन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डॉक्यूमेंट आपके लिए एक बाइबल टाइप का है जिसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशंस गैदर करना होता है। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा, ये डिफरेंट लोकलाइजेशन के लिए डिफरेंट होते हैं। आप इस यूआरएल पे भी आप जा सकते हैं जहाँ पे आपको यहाँ पे बताएगा कि आप इसके ऊपर क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप जाएंगे तो आपको वो डेटा मिलेगा जो मैं वर्ड फाइल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी क्रिएशन क्या होगा, कंपनी का नेम क्या है, फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर क्या है, कब से स्टार्ट होगा और नंबर ऑफ़ पीरियड्स क्या होगा। तो ये सारी चीज़ हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद में। तो ये सारी चीज़ आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन पे क्लाइंट जो कंपनी है उसके डिटेल्स बताया जा रहा है।
तो इसी हिसाब से आपके यहाँ पे जो भी करेंसीज होना है ये सारे चीज़ आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपके पास पहले से ही फिल होके आएगा। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए कस्टमर एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शंस बता रहे हैं। यहाँ पे कुछ चेक बॉक्स है जिसको चेक किया हुआ है, मीन्स क्रॉस किया हुआ है, किसी को क्रॉस नहीं किया गया। तो इसको कैसे क्रॉस करते हैं, तो ये इसका भी एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। तो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि क्रेडिट लिमिट को अगर चेक करना है तो आपको कंट्रोल बटन होल्ड करना है और इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑटो किया हुआ है, चेक किया हुआ है। आप यहाँ पे अनचेक करेंगे तो ये अनचेक हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये सेट किया हुआ है, तो आप कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से आपके जितने भी चेक पॉइंट्स हैं, रेडियो बटन्स हैं, इसको आप एक्सेस कर सकते हो कंट्रोल एंड डबल क्लिक के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या डेट फॉर्मेट्स रहेंगे। ये सारे चीज़ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सिस्टम ऑटोमेटिकली डेटाबेस क्रिएट होने के साथ साथ लेके आ जाता है, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होता है, और उस डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो भी इंफॉर्मेशंस आपको ब्लूप्रिंट और कंपनी से रिगार्डिंग चाहिए, यहाँ पे सारे चीज़ आ जाता है। तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा और इसको एसएपी में अभी कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा कैसे करना होता है। ठीक है, तो चलिए, ये था मेरा बिजनेस ब्लूप्रिंट कॉन्फ़िगरेशन चेकलिस्ट है, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो इसके बाद और एक डॉक्यूमेंट मैं दिखाना चाहता हूँ जिसको ब्लूप्रिंट क्वेश्चनर्स बोलते हैं। जो क्वेश्चनर्स पहले ही आपको कस्टमर्स को शेयर करना चाहिए, जो आपके बिजनेस ब्लूप्रिंट बनाने से पहले सिस्टम के बारे में एंड आपके उसके कंपनी के बारे में आप थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स है, पर्पस क्या है, ब्लूप्रिंट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स आपको पूछा जाता है। देखिए कि बुक कीपिंग मास्टर डेटा के अंदर क्या क्या रहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अगर डेमो चाहिए तो कैसे होना चाहिए, एसएपी के अंदर ये कहाँ से डिफाइन होता है, ये सारी चीज़ यहाँ पे बता देता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप ये दोनों चीज़ ब्लूप्रिंट कॉन्फ़िगरेशन चेकलिस्ट और ब्लूप्रिंट क्वेश्चनर्स, ये दोनों चीज़ लेके आप कस्टमर के साथ डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद जो आपके रिज़ल्ट आएंगे, उस रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड करके आप बिजनेस ब्लूप्रिंट बनाएंगे एंड कॉन्फ़िगरेशन चेकलिस्ट को कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद आप डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि जब आप एक्चुअल में काम करेंगे तो ये सारे इन्फॉर्मेशंस आपके सीनियर के दौरान आपको मिल जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बात करता चलूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसके ऊपर अभी काम नहीं करता हूँ। तो मैं एकदम सीधे आपको मेरे डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ, जहाँ पे मैं एसएपी इंस्टॉल करके रखा हूँ। तो ये रहा मेरा एसएपी इंस्टॉलेशन का लोगो है, एसएपी बिजनेस वन, यू कैन सी। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो मेरा एप्लीकेशंस खुल जाएंगे। तो एप्लीकेशंस खुल जाने के बाद हम देखेंगे जैसे कि मैंने लास्ट टाइम मैंने सॉफ्ट आईटी बोल के एक डेटाबेस बनाया था, तो मैं उसके ऊपर जाऊंगा। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज़ है मेरे डेटाबेस में। तो आपको जिस डेटाबेस में काम करना है उस डेटाबेस को पर्टिकुलरली सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपको आगे प्रोसेस करना है। तो आईटी सॉफ्ट है, सॉफ्ट आईटी, दोनों में से एक में एक चार्ट ऑफ अकाउंट है, एक में चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं है। तो मैं किसी एक में चला जाता हूँ। ओके, तो मैं लॉगिन कर लिया हूँ। तो लॉगिन होने के टाइम पे सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस। देखिए मेरा लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं देख लेता हूँ कि मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट, हाँ इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो मैंने अभी जो डिस्कस किया है आज के बेसिक गाइडलाइंस क्या था, इसके बाद डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन चेकलिस्ट जो मैंने अभी दिखाया, उस डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन चेकलिस्ट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो हम लोग चेकलिस्ट, मान लीजिए हम लोग के पास चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट के बाद हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन के लिए रेडी है। तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कहाँ पे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोगों का है यहाँ पे एक्सचेंज
रेट एंड इंडेक्स है, जो आज के एक टॉपिक भी है। आप देख सकते हैं एक्सचेंज रेट एंड इंडेक्सेस है। तो ये एक्सचेंज रेट एंड इंडेक्सेस क्या है? एक्सचेंज रेट के बारे में हम लोग बहुत लोगों को मालूम है कि अगर हम मल्टी करेंसी के साथ डील करते हैं तो वहाँ पे एक्सचेंज रेट का डिफरेंसेस आते हैं। और एक पॉइंट्स आता है कि जैसे कि इंडिया एंड यूएस डॉलर, आईएनआर एंड यूएस डॉलर। आप अगर यूएस डॉलर ख़रीदने जाएंगे तो आपको आज के डेट में 76 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा पर $1। ठीक है, तो ये जो 76 मैं दे रहा हूँ $1 के अगेंस्ट में, तो ये सारे हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे ताकि सिस्टम ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग मल्टी करेंसी ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको देख लेगा एंड उसके जो कन्वर्जन है वो कर लेगा। तो इसके लिए यहाँ पे आता है एक्सचेंज रेट एंड इंडेक्सेस। ये है एक्सचेंज रेट और ये है इंडेक्सेस। इंडेक्सेस में क्या है, आप जो भी ये करते हैं करेंसीज डिफाइन करते हैं उसका रेट क्या है और उसका इंडेक्सेस क्या है, आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का इंडेक्सेस में ज़्यादा काम होते नहीं है, सबसे ज़्यादा काम इसमें होता है एक्सचेंज रेट में। देखिए यहाँ पे मेरा जितने भी करेंसीज है इस डेटाबेस में वो सारे करेंसीज का डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। तो करेंसीज कहाँ से मिलेंगे? करेंसीज मिलेंगे सेटअप के अंदर, फाइनेंशियल्स और ये करेंसीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे करेंसीज दिया हुआ है, कोड है ये, इसके बाद करेंसी नेम है, इसके बाद इसका इंटरनेशनल कोड क्या है, इसके बाद है इंटरनेशनल डिस्क्रिप्शन क्या है, हंड्रेड्स नेम मीन्स जैसे कि हम लोगों का 100 पैसे में एक रुपया होते हैं, तो उसी हिसाब से 100 सेंट में $1 होते हैं, 100 यूआर में आपके 1 यूरो होते हैं। तो इसी हिसाब से आपके जो हंड्रेड्स नेम है वो डालना होता है। तो ये इंग्लिश नेम क्या है, तो ये सारे चीज़ आपको डालने के बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि बात आज 19 है, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली सिस्टम इस लाइन को सिलेक्ट करके रखा है। तो आप अगर कैनेडियन डॉलर के साथ डील करना चाहते तो आपको यहाँ पे रेट डालना पड़ेगा। आप अगर यूरो के साथ करना चाहते तो यूरो का आज का रेट क्या है वो डालना है, उसी हिसाब से यूएसडी। तो ये रेट क्या डालना है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 76 रुपीज़ लगता है $1 के लिए, तो मैं यहाँ पे 76 डालूँ या $1 डालूँ, वो एक क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे एक सेटिंग्स है, जो सेटिंग्स के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। तो यहाँ पे 1 डालना है या 76 डालना है वो आपके सेटिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको मैं अभी साइड में रख देता हूँ कि एक्सचेंज रेट इंडेक्स जो है यहाँ पे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्सचेंज रेट इंडेक्स में जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे 76 डालो या $1 डालो। ठीक है, या तो 76 डिवाइडेड बाई 1। एक्चुअली अगर मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ तो आपको दिखेगा कि 76 1 डिवाइड बाई 76। ओके, तो आपके जो रेशियो है, आप अगर एक्सचेंज रेट यूएस वर्सेस इंडियन रुपीस करेंगे तो आपको ये दिखाएगा। ठीक है, दैट मीन्स $1 मीन्स 0.0171315। अगर मैं 4th डिजिट तक ले लेता हूँ या 5 डिजिट तक ले लेता हूँ तो उसमें क्या होता है, $1 इजिकल टू सॉरी एक रुपीज़ इजिकल टू 0.1315 होता है। ठीक है, मीन्स आपके 1 पैसे से भी कम है। ठीक है, तो ये एक रेट है। और एक रेट आ जाता है 76 डिवाइड बाई 1। इसमें क्या आएगा, 76 आएगा। तो ये जो रेट है इसको हम 76 को 1 से डिवाइड करेंगे या 1 से 76 को डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन में आता है जो जनरल सेटिंग्स के अंदर आता है। यहाँ पे एक एक्सचेंज रेट को कैसे डिफाइन करना है उसके रिगार्डिंग एसएपी के अंदर एक सेटिंग्स है, जो सेटिंग्स इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जो एक बार आप डिफाइन करने के बाद दोबारा नहीं होता है। देखिए यहाँ पे एक्सचेंज रेट पोस्टिंग के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट पोस्टिंग है या इनडायरेक्ट पोस्टिंग है। तो इनडायरेक्ट पोस्टिंग क्या है और डायरेक्ट पोस्टिंग क्या है? डायरेक्ट पोस्टिंग मीन्स मेरा जो करेंसी है उसके साथ
जो फॉरेन करेंसी है उसका लिंकिंग क्या है, मेरा 1 रुपया उसका कितना है ये डालना है या उसका 1 के बराबर मेरा डालना है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मुझे डिसाइड करना है कि उसके 1 मेरा कितना। अगर ये डालना है कि 76 में डालूंगा, दैट मीन्स उसका $1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा डायरेक्ट मेथड अगर मैं यूज़ करूँगा तो मेरा यहाँ पे डालना है 76। ठीक है, तो क्या होता है, सिस्टम कन्वर्ट करेगा $1 को डिवाइड करेगा 76 से। मीन्स आपके जितने भी इंडियन करेंसी का वैल्यू डालेंगे उसको डिवाइड करेगा 76 से, तब जाके आपके डॉलर अमाउंट आएंगे। लेकिन आप अगर यहाँ पे 0.1315 समथिंग जो भी मैंने अभी कैलकुलेट किया था ये अगर डालते हैं, दैट मीन्स आप डाल रहे हैं कि आपके 1 रुपया कितना डॉलर है। तो अगर आपको ऐसे डालना है तो आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड सिलेक्ट करना है। ठीक है, और आपको अगर 76 डालना है तो आपको डायरेक्ट लेना है। डायरेक्ट मीन्स आपके कितना रुपया देना पड़ता है उसके 1 रुपया के सामने, वो है डायरेक्ट मेथड। और आप अगर बोलना चाहते हैं मेरा 1 उसके कितना, तो इनडायरेक्ट। तो ये बात आपको समझ लेना चाहिए, आपके लोकल करेंसी के हिसाब से आपको जो फॉरेन करेंसी है उसका रिलेशन आप कैसे डालेंगे, तो इसके ऊपर डिपेंड करके आपको यहाँ पे आएंगे। अभी आप यहाँ पे अगर डायरेक्ट मेथड डाल के ये अगर आपने डाल दिया तो क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि आप बोल रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड है मीन्स आपका इंडियन करेंसी का वैल्यू ज़्यादा है। 76 मीन्स 1 इंडियन रुपीज़ लेने के लिए $, 76 लगेगा। आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्ट किया और यहाँ पे अगर आपने ऐसे रेट डाल दिया तो आप सिस्टम क्या करेगा, जितने भी इंडियन करेंसी का वैल्यू होगा उतने को मल्टीप्लाई करेगा 76 से। ठीक है, तो उस हिसाब से आपके डॉलर आएंगे। तो यहाँ पे आपके सिलेक्शन एंड जो इनपुट रेट्स डाल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके आपके सिस्टम एक्सचेंज रेट को मैनेज करेगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि आप डायरेक्ट डाल रहे हो तो 76 डालो, इनडायरेक्ट डाल रहे हो तो आपके जो 1 रुपये के सामने कितना डॉलर है वो डालो। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है जहाँ पे मल्टी करेंसी का बिजनेस चलता है और आपने सही इंडेक्स पोस्टिंग रखा है और यहाँ पे सही रेट डाला है। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक आज का एजेंडा था कि रेट एंड इंडेक्सेस जो हम अभी कंप्लीट किए हैं। इसके बाद आता है कंपनी डिटेल्स। ठीक है, तो हम कंपनी डिटेल्स के अंदर चलते हैं। तो कंपनी डिटेल्स कहाँ पे रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल के अंदर सिस्टम इनिशियलाइजेशन के अंदर आता है कंपनी डिटेल्स। तो कंपनी डिटेल्स में क्लिक कर लेते हैं तो क्या क्या आता है देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 टैब्स अलग अलग दिया हुआ है। एक टैब है जनरल, दूसरा टैब है अकाउंटिंग्स, तीसरा टैब है बेसिक इन्फॉर्मेशंस। तो जनरल मीन्स आपके कस्टमर के रिगार्डिंग जनरलाइज इन्फॉर्मेशन, जैसे कस्टमर का नेम क्या है, उसका एड्रेस, जो ये एड्रेस है यहाँ पे आपको भरने का ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक कंपनी का नेम डाल लेता हूँ, IT सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। ओके, इसके बाद ये नाम मैं कॉपी करके यहाँ पे देखिए एक ऑप्शंस है प्रिंटिंग हेडर में डाल देंगे ताकि जब भी मैं SAP का डिफ़ॉल्ट कोई भी लेआउट यूज़ करेंगे तो ये नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे हम स्ट्रीट जो भी आपके एड्रेस है यहाँ पे डालेंगे, PO पोस्ट बॉक्स नंबर समथिंग लाइक दैट। देखिए ऊपर आ चुका है। स्ट्रीट आपको यहाँ पे भरना है कि स्ट्रीट का नेम क्या है, तो मैं कोई भी दे देता हूँ जैसे कि रेडियो मिर्ची रोड।
ओके, तो यहाँ पे ये रोड मैंने डाला लेकिन यहाँ पे आया नहीं है। इसका भी एक रीज़न है कि इसके लिए एक एड्रेस फॉर्मेट यूज़ होता है। तो जो एड्रेस फॉर्मेट आपके इस लोकलाइजेशन के लिए सिलेक्ट किया हुआ रहेगा उसके हिसाब से आपका ये एड्रेस डिफाइन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बिल्डिंग फ्लोर डाल देता हूँ B437। देखिए B437। आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इन्फॉर्मेशन ऊपर रहता है, कौन सा इन्फॉर्मेशन नीचे रहता है। वो कैसे डिफाइन होता है, यहाँ पे मैंने अभी बताया कि एड्रेस फॉर्मेट है। एड्रेस फॉर्मेट है, इस एड्रेस फॉर्मेट में आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एड्रेस फॉर्मेट पहले से ही डिफाइन किया हुआ है। आप इस एड्रेस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी इंडियन लोकलाइजेशन पे हूँ तो इंडियन लोकलाइजेशन पे मेरा कौन सा सिलेक्ट किया है वो देखना है। ये इंडियन लोकलाइजेशन का फॉर्मेट है। इसमें देखिए बिल्डिंग फ्लोर पहला लाइन पे जाएगा, उसके बाद ब्लॉक जाएगा, उसके बाद एक स्पेस देके स्ट्रीट आएगा, उसके बाद स्ट्रीट नंबर आएगा। तो इसी हिसाब से आपके सारे इन्फॉर्मेशंस स्टोर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे एड्रेस दिखेंगे आपको। तो ये एड्रेस ऑटोमेटिकली सेट किया हुआ है और इसी एड्रेस के हिसाब से आपको ये सारे इन्फॉर्मेशंस ऐड करने होते हैं। ठीक है, तो ये सारे होने के बाद आप यहाँ पे अपना स्टेट डाल सकते हैं। तो आपके जो स्टेट होगा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अगर आपको दूसरा कुछ इन्फॉर्मेशन डालना है तो आप डाल सकते हैं, जैसे कि टेलीफोन नंबर क्या है, फैक्स नंबर क्या है, ईमेल क्या है, ग्लोबल लोकलाइजेशन नंबर क्या है। और यहाँ पे एक फॉरेन लैंग्वेज में भी आप डाल सकते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज में क्या होता है कि आपके कंपनी का अगर कुछ फॉरेन में बिजनेस है तो उसका क्या नाम है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है जनरल डिटेल्स रिगार्डिंग योर कंपनी। इसके बाद आ जाता है अकाउंटिंग डेटा। अकाउंटिंग डेटा में देखिए जैसे कि ये डिपेंड करता है आपके लोकलाइजेशन के ऊपर। जैसे कि मैंने इंडियन लोकलाइजेशन लिया है तो यहाँ पे पैन नंबर आ जाता है। आप अगर दूसरा कोई लोकेशन लेते हैं तो उसके हिसाब से जो स्टैट्यूटरी डिटेल्स आता है वो यहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना है, पैन नंबर का सर्कल नंबर डालना है, वार्ड नंबर डालना है। ये सारे रिलेटेड टू पैन से है। CST अगर नंबर है तो CST नंबर डालना है, टेन नंबर है तो टेन नंबर डालना है। अगर आप किसी एग्जाम्सन में अवेल करते हैं तो एग्जाम्सन नंबर भी होते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड वो डालना है, सर्विस टैक्स नंबर डालना है। एवरीथिंग मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स का इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक हॉलीडे का लिस्ट आ जाता है कि हॉलीडे आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसके अंदर कौन कौन सा हॉलीडे डिफाइन होता है। तो उस हॉलीडे को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हॉलीडे नेम डालेंगे, स्टार्ट कब से होता है, कब से एंड होता है, वीक कब से स्टार्ट कब से एंड होता है। तो उस हिसाब से आप हॉलीडेज़ यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं ताकि सिस्टम आपको बताएगा कि आप किसी डेट में एंट्री करने जा रहे हैं तो सिस्टम आपको बताएगा ये डेट आपके हॉलीडे है, आप काम करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो एक ऑप्शनल सेटिंग्स है। इसके बाद आ जाता है एक्साइज। ये एक्साइज रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं। इससे पहले इंडिया में एक्साइज था, अभी बहुत रेयर इंडस्ट्री में एक्साइज है, बाकी सब जगह में GST लग चुके हैं। तो उसी हिसाब से एक्साइज का जो भी स्टैट्यूटरी डिटेल्स है वो सारे आप डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आ जाता है बेसिक इनिशियलाइजेशंस। तो ये बेसिक इनिशियलाइजेशंस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप देख सकते हैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस पहले से ही डिफाइन किया हुआ है और बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस को हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हैं जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। वो इरिवर्सिबल प्रोसेस को देख के ही आपको आगे जाना है। आप यहाँ पे अगर कोई भी डेटाबेस में चार्ट ऑफ अकाउंट पहले से बना हुआ है उसके हिसाब से ये जो यूज़ सेगमेंट अकाउंटिंग है ये चेक अनचेक हो जाता है। ठीक है, अगर कोई भी डेटाबेस में कॉन्फ़िगर करने से बाद जो जो रिवर्सल प्रोसेस है वो ऐसे ग्रे कलर के हो जाते हैं। ठीक है, आप मेरे को ये देख पा रहे हैं कि ग्रे कलर यहाँ पे आ रहा है कि ये जो ग्रे कलर है ये ग्रे कलर आ जाता है। ठीक है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा अभी वो कैसे ग्रे कलर दिखता है। तो मैं यहाँ पे दूसरा जो डेटाबेस बनाया था जिसमें चार्ट ऑफ अकाउंट मैंने क्रिएट कर लिए हैं तो वो कैसा दिखता है वो भी दिखा देते हैं तो कि आपको कोरिलेट कर सकते हैं और आपका जो थॉट्स है वो क्लियर हो जाएगा। ओके,
तो मैं लॉगिन कर लिया हूँ दूसरा एक डेटाबेस में, जहाँ पे मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करके ही डेटाबेस लिया था। तो वहाँ पे हम आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे आपके जो इनिशियलाइजेशन एंड कंपनी डिटेल्स। यहाँ पे जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन से देखिए, यहाँ पे ये ग्रे हो चुका है, दैट मीन्स मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सारे ग्रे हो चुके। सेगमेंट अकाउंटिंग क्या है? सेगमेंट अकाउंटिंग के रिगार्डिंग जो अकाउंटिंग से बिलोंग करते हैं उसके ये एक टाइप का नोट्स है। सेगमेंट अकाउंटिंग एंड नॉर्मल अकाउंटिंग में एसएपी के अंदर दो अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, उसको हम किसी और वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर आता है चार्ट ऑफ अकाउंट टेम्पलेट। जैसे ये टेम्पलेट है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इंडिया स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट का सीओए लिया था, इसीलिए यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे लोकल करेंसी क्या है वो बताना पड़ता है आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोकल करेंसी क्या है। तो लोकल करेंसी है इंडियन रुपीज़ है, मैंने सिस्टम करेंसी डॉलर रखा है। तो आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। मेरा सिस्टम करेंसी मीन्स मेरे को दूसरा कोई भी करेंसी के साथ डील नहीं करना है जिसको सिस्टम को कन्वर्ट करना पड़े। तो आप अगर ऐसा है तो आप इंडियन रुपीज़ रख सकते हैं। आपका अगर कोई भी बिजनेस है, जो बिजनेस आपके पाउंड के साथ, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के साथ लिंकेज है, तो आप ग्रेट ब्रिटेन पाउंड रखिए। तो उसी हिसाब से आपके सिस्टम ऑटोमेटिकली एवरी ट्रांजेक्शन के लिए आपको सिस्टम एक्सचेंज रेट पूछेगा और एज़ पर योर रेट्स सिस्टम कन्वर्ट करके आपका सिस्टम करेंसी बुक करेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको डिफाइन करना होता है। तो मैं जैसा है डॉलर, वो डॉलर ही रख देता हूँ। इसके बाद है डिफ़ॉल्ट अकाउंट करेंसी। ये अकाउंट करेंसी क्या है? जब मैं चार्ट ऑफ अकाउंट बनाऊंगा उसका जो डिफ़ॉल्ट करेंसी होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। लोकल करेंसी भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑल करेंसीज भी डिफाइन कर सकते हैं। तो लोकल करेंसी करने से क्या होता है? लोकल करेंसी करने से क्या होता है कि आपका जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट का अकाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली लोकल करेंसी में ही रहेगा, मीन्स INRP रहेगा। आप उस अकाउंट पे कभी भी अगर डॉलर के ट्रांजेक्शन करने जाएंगे तो आपको करने नहीं देगा। आपको वो अकाउंट का जो करेंसीज है उसको ऑल करेंसीज करना पड़ेगा, तभी जाके आप डॉलर का करेंसी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल करेंसी रख के चलते हैं, क्योंकि मैंने डिफ़ाइन किया है कि मेरा सिस्टम करेंसी डॉलर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे डिस्प्ले क्रेडिट बैलेंस विथ नेगेटिव साइंस का एक और चेक बॉक्स है। इसका मतलब क्या है कि जब मैं मेरा कोई भी क्रेडिट बैलेंस आएगा उसको मैं प्लस के साथ देखना चाहूँगा या माइनस के साथ देखना चाहूँगा। तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं कि आप माइनस के साथ ही आपका क्रेडिट बैलेंस देखो, इसीलिए आप इसको चेक करना। ठीक है, इसके बाद ये तो मैंने बता दिया है। इसके बाद है अलाउ नेगेटिव अमाउंट फॉर रिवर्सल ट्रांजेक्शन पोस्टिंग। यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं कि इसका एक्चुअल पर्पस क्या है। मान लीजिए ये अगर चेक किया हुआ है, दैट मीन्स नेगेटिव अमाउंट फॉर रिवर्सल ट्रांजेक्शन पोस्टिंग। इसका मतलब होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको वो कोरिलेट कर पाएंगे। जैसे कि मैंने वो चेक करके रखा है और मैंने एक जर्नल एंट्री पास किए है। तो जर्नल एंट्री में क्या एंट्री गया है मैं एक बार दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये अकाउंट कोड है, अकाउंट कोड यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ओके, और मैंने यहाँ पे ये डेबिट डाला है और ये क्रेडिट डाला है। ठीक है, इसके बाद मैंने जो ट्रांजेक्शन किया है, ट्रांजेक्शन के टाइम पे मैंने बोला है ये 100 डेबिट, बी 100 क्रेडिट, ये किया हुआ है। लेकिन ये समहाउ ये ट्रांजेक्शन मेरा गलत है, तो मैं उसको कैंसिल करना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे, कैंसिल करने से एक रिवर्स एंट्री पास होगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि एसएपी के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन डिलीट नहीं होता है। आप बहुत सारे ERP सिस्टम देखे होंगे जहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, लेकिन एसएपी बिजनेस वन के ऊपर कोई डिलीट ऑप्शन नहीं है। तो बी केयरफुल। तो आपको उसके लिए रिवर्स एंट्री पास करना पड़ता है। तो रिवर्स एंट्री अगर मैं इसका पास करूँगा तो कैसे जाएगा? अब मैं अगर चेक करके रखा हूँ कि अलाउ नेगेटिव अमाउंट फॉर रिवर्सल ट्रांजेक्शन्स, तो उसके लिए क्या जाएगा, मैं इसी को रिवर्स के लिए एक बार और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए ये अगर एक्चुअल एंट्री है
अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, रिवर्स करने से क्या होगा, सेम रहेगा, ए डेबिट रहेगा विथ नेगेटिव साइन, एंड जो बी है वो भी नेगेटिव साइन के साथ क्रेडिट साइड में ही रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं वो चेक करके रखता हूँ तो, लेकिन ये अकाउंटिंग में ऐसे देखना अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनचेक कर देंगे, अनचेक करके अपडेट करेंगे। उसके बाद अगर आप इसी एंट्री को रिवर्स करना चाहते हैं तो रिवर्स करने के टाइम पे क्या हो जाएगा, ए आपके 100 से क्रेडिट हो जाएगा और बी आपका 100 से डेबिट हो जाएगा, जिसका इसका उल्टा एंट्री है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है कि इस चेक बॉक्स का यूजेस क्या है, और ये चेक बॉक्स करेंगे तो क्या होगा, अनचेक करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे और एक चेक बॉक्स आता है जिसको परमिट मोर देन वन डॉक्यूमेंट टाइप पर सीरीज। ये एक स्टिकी कंसेप्ट है। इस स्टिकी कंसेप्ट को अभी बिगिनर्स में ही बताएंगे तो आपको समझने में बहुत दिक्कत होगा, तो मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, छोटा वीडियो होगा, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसका एक्चुअल यूटिलाइजेशन क्या है। ठीक है, इसको आप अभी स्किप कर सकते हैं। इसके बाद है, जैसे कि मैंने बताया, मल्टी लैंग्वेज सपोर्टेड है मुझे चाहिए, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन ही आपके बिजनेस ब्लूप्रिंट कॉन्फ़िगरेशन चेक लिस्ट में आ जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपके जो भी नॉर्मल कंपनी डिटेल्स है, यहाँ पे देखिए कंपनी डिटेल्स के अंदर जनरल सेटिंग्स आ गया है। जनरल सेटिंग्स के अंदर मैं आपको वही चीज़ दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स हैं, तो प्रोफेशनल ट्यूटोरियल्स में आपको सारे इन्फॉर्मेशन 1 by 1 मिलेंगे। तो ये कैलेंडर्स के रिगार्डिंग हम बात किए थे जब हम लोग कंपनी मास्टर डेटा क्रिएट किए थे। तो इसके बाद देखिए, मैंने जनरल कन्फर्मेशन, ये सारे इन्फॉर्मेशन पहले मैंने बात कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे आ चुका है, हम लोग यहाँ पे हैं, ये देखिए बेसिक इनिशियलाइजेशंस पे है, करेंसीज क्या होगा, अभी जो बात कर रहे थे हम, सेगमेंट अकाउंटिंग करना है कि नहीं करना है, इसी हिसाब से आपको कस्टमर के साथ डिस्कस करके ये पहले से ही डिफाइन करके रखना होता है, तभी जाके आप जब काम करने जाएंगे तो आपको पता लगेगा। देखिए यहाँ पे है यूज़ कंटिन्यूअस स्टॉक मीन्स परपेचुअल इन्वेंट्री है, मल्टी सपोर्ट है, ये सारे चीज़ आपको पहले से ही कस्टमर के साथ डिस्कस करके आपके पास होना चाहिए, और इसी के ऊपर डिपेंड करके आप जल्दी जल्दी ये काम करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट के लिए ये सब नो बोलना पड़ता है। इसके बाद है परपेचुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट। परपेचुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब होता है कि आप और जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एसएपी यूज़ करेंगे तो वहाँ पे इन्वेंट्री मैनेज करना चाहते हैं कि नहीं, मीन्स आप कभी भी इन्वेंट्री परचेस कर रहे हैं या सेल आउट कर रहे हैं या प्रोडक्शन पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसके जो मूवमेंट है, इन हुआ आउट हुआ, कितने रुपीज़ से इन हुआ, कितने रुपीज़ से आउट हुआ, उसका कॉस्टिंग क्या जा रहा है, तो वो सारी चीज़ आपको अगर करना है तो आपको यूज़ परपेचुअल इन्वेंट्री करना है। आपको अगर वो सारे चीज़ कुछ नहीं करना है तो आपको जस्ट अनचेक कर देना है, तो बाकी सारे ऑप्शंस इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके परपेचुअल इन्वेंट्री करने के लिए है कि इन्वेंट्री का मूवमेंट आपको करना है कि नहीं करना है, उसका कॉस्टिंग मैनेज करना है कि नहीं करना है, तो वो सारी चीज़ आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए इन्वेंट्री करना है तो इसमें आ जाता है इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन मेथड आएगा वो क्या रहेगा। यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज, स्टैंडर्ड एंड फीफो है। मूविंग एवरेज मतलब होता है कि आप कोई भी एक एक्स आइटम लिया है 10 रुपया से, मैं फिर से एक बार एक्सेल पे चला जाता हूँ ताकि आपको पता लगेगा, तो मैं इसको डिलीट कर देता जो पहले से था। मान लीजिए ये एक आइटम है, आप परचेज़ कर रहे हैं, परचेस 1, तो यहाँ पे जब आपने लिया ये 10 क्वांटिटी लिया, ये मैं बोल देता हूँ प्रोडक्ट, ये हो जाता है क्वांटिटी, ये हो जाता है रेट और प्राइस, वॉट एवर यू कैन से। यहाँ पे एसएपी में प्राइस एंड रेट के ऊपर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, वो हम बात करेंगे बाद में। अमाउंट, तो इसमें क्या होता है कि इसका प्राइस है मान लीजिए ये इंटू
ये। तो मैं यहाँ पे रेट डाल देता हूँ 5, ठीक है। तो 5 रुपया लगता है एक के लिए, तो 10 क्वांटिटी लिया तो 50 हुआ। तो इसका कॉस्टिंग क्या आया, यहाँ पे मैं अगर कॉस्ट बता देता हूँ तो ये कॉस्ट हुआ 5 रुपया, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे परचेज़ एक लिया, अभी मान लीजिए यहाँ पे दूसरा परचेस लिया, तीसरा लिया, तो यहाँ पे परचेस 2 ले लेता हूँ और इसके बाद परचेस 3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो परचेस 3 में मान लीजिए यहाँ पे 20 क्वांटिटी लिया और यहाँ पे 4.5 रुपीज़ से लिया, तो ये आपके क्या होगा मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये 10 पीस लिया और ये भी 6 रुपये से लिया, ठीक है। तो आपके जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो मैं यहाँ पे टोटल कर देता हूँ। टोटल क्वांटिटी कितना है, 20 + 10 + 10, तो आपके 40 क्वांटिटी हो गया है। टोटल वैल्यू कितना हुआ, 90 + 60 + 50, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आ जाता है आपके 200। तो अभी इसका कॉस्ट क्या है, अभी इसका कॉस्ट टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी, ये है आज के डेट में कॉस्ट, ठीक है। फर्स्ट कॉस्ट में ये था, मैं इसमें थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ ताकि आपको कॉस्टिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आए। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मान लीजिए 4.75, ओके। और यहाँ पे मान लीजिए मैं कर देता हूँ 4.5, तो आपको थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा तो समझ में आएगा अच्छे से। तो मैं यहाँ पे इसका डिवाइड कर लेता हूँ कि इसका रेट क्या है। तो देखिए ऐसे करके मेरा कॉस्टिंग ट्रांजेक्शन वाइज ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन वाइज अगर मेरा कॉस्टिंग ऐसा है तो बाद में ये कॉस्टिंग चेंजेस कैसे हो गया, और मैंने तो यहाँ पे फिर से दिया है। तो एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं कि 80 कर लेते हैं, तो मेरा यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे फीफो रखता हूँ तो क्या होता है, अगर फीफो है FIFO, जो मैंने यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, फीफो है, स्टैंडर्ड है, मूविंग है। तो फीफो अगर रखता हूँ तो क्या होता है, फीफो रखता हूँ तो जब तक ये 10 क्वांटिटी इशू नहीं होगा तब तक ये 5 के हिसाब से जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 10 क्वांटिटी है 48 के 4.8 में हो जाएगा। तो ये ट्रांजेक्शन के ऊपर जो क्वांटिटी है, फर्स्ट मूवमेंट जब होगा तो 5 रुपये से जाएगा, सेकेंड मूवमेंट जब जाएगा तो 4 रुपये 48 पैसे में जाएगा। जब थर्ड जो स्लॉट आया है जिसमें 20 क्वांटिटी लिया है उसके लिए 4.75 पे जाएगा। ये होता है फीफो, जो सबको मालूम है। लेकिन मैं अगर मूविंग एवरेज का बात करूं, मूविंग एवरेज, ओके, तो मूविंग एवरेज अगर मैं बात करूं तो वो कैसे होता है। मूविंग एवरेज मान लीजिए मैंने तीनों परचेस पहले ही ले लिया, उसके बाद यूज़ करना चाहता हूँ मटेरियल को, चाहे सेल करना चाहते हो चाहे प्रोडक्शन पे यूज़ करना चाहते हो, तो आपके जो कॉस्ट आएंगे वो ये कॉस्ट आएंगे। तो जो भी आप मटेरियल इशू करोगे तो ये कॉस्ट से बिलोंग करेगा। लेकिन आप अगर फर्स्ट एंड सेकेंड परचेज़ करने के बाद आप अगर जाते हैं तो उस टाइम पे क्या आपके टोटल आएंगे, टोटल आएंगे 48 डिवाइड बाई 50 सॉरी इंटू 50, तो 98 आ गया। तो इसका कॉस्टिंग क्या जाएगा, तो 90 डिवाइड बाई कितना है 10 10 20 है, तो मैं 20 से डिवाइड करूँगा तो 4.9 पे आएगा। आप कोरिलेट कर पा रहे हैं कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। अगर मैं फर्स्ट परचेस करने के बाद यहाँ पे सेल आउट करूँगा तो मेरा कॉस्टिंग क्या जाएगा 50 डिवाइड बाई 10, ठीक है, तो 5। तो इसी हिसाब से आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कब क्या डिफाइन कर रहे हैं। आप यहाँ पे मूविंग एवरेज रखा है लेकिन फर्स्ट लेने के बाद ही आपने इशू कर दिया तो मूविंग एवरेज हुआ ही नहीं है, क्योंकि एक ही आपके है तो आपको उसी कॉस्ट में जाएगा। लेकिन मूविंग एवरेज किया हुआ है और आपने 2 प्रोडक्ट परचेज ले चुके हैं तो उसमें क्या होगा, दोनों का टोटल डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, तो ये होता है आपका मूविंग एवरेज। तो उसी हिसाब से 3 प्रोडक्शन या 3 परचेज ले लिया उसके बाद सेल आउट करने जा रहे हैं तो उसका ये कॉस्टिंग है, ठीक है। तो इसी हिसाब से मूविंग एवरेज काम करता है। फीफो बेसिस में मैंने बोला है जैसे जैसे लेयर आया हुआ है उसी लेयर को जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक वो रेट ही चलता रहेगा।
ठीक है। अभी आ जाता हूँ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मीन्स मैं स्टैंडर्ड एक रेट यूज़ करूँगा जिस रेट पे ही सिस्टम ऑलवेज सेल परचेस करेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपके यहाँ पे स्टैंडर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद आता है मैनेज आइटम कॉस्ट पर वेयर हाउस। आपको अगर वेयर हाउस वाइज कॉस्टिंग पर आइटम पे कॉस्टिंग करना है तो भी कर सकते हैं, ताकि एक वेयर हाउस का आइटम दूसरा वेयर हाउस पे जब जाते हैं कुछ वैल्यू एडिटेड हो जाता है, तो उसको मैनेज करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है यूज़ परचेस अकाउंट पोस्टिंग। ये आपको करना है नहीं करना है। SAP एक्चुअली क्या करते हैं, SAP बिजनेस वन इन्वेंट्री बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि आप परचेस करते हैं तो डायरेक्टली आपका एक्सपेंसेस होता नहीं है, वो जस्ट फॉर्मेशन चेंज होता है, आपके लायबिलिटी बन जाता है और आपके एसेट आ जाता है, ठीक है। इन्वेंट्री एसेट हो जाता है और आपके जो क्रेडिटर्स है वो क्रेडिट हो जाता है, लायबिलिटी बुक होता है, तो वो होता है। लेकिन टैली या अदर सिस्टम पे क्या होता है, जहाँ पे परचेस बेस्ड अकाउंटिंग है, वो परचेस करते हैं तो सारा का सारा एक्सपेंसेस में बुक होता है। जब ईयर एंडिंग में क्लोजिंग होता है तो जितना परचेस किया है और जितना उसका क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू को एसेट में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। और उसका उधर ही कितना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हुआ है वो उधर से पता चल जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं परचेस बेस्ड अकाउंटिंग है। तो उस परचेस बेस्ड अकाउंटिंग को मुझे SAP के अंदर रखना है, तो कैसे रखेंगे। SAP ने एक अलग से ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे जो भी आप परचेस करेंगे वो एक अलग अकाउंट पे आपका वो वैल्यू जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना अमाउंट आपका परचेस हुआ है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अलाउ स्टॉक रिलीज विदाउट आइटम कॉस्ट। बहुत सारे आइटम का ऐसा भी होता है कि वो विदाउट कॉस्ट में भी इशू करना होता है। अगर आपको ऐसा सिचुएशन है तो आपको इसको चेक करना है। इसके बाद आ जाता है मैनेज सीरियल एंड बैच कॉस्ट। अगर आपके आइटम पे बैच और सीरियल है और आप उसका कॉस्टिंग करना चाहते हैं उसके आइटम बैच और सीरियल के हिसाब से, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप अगर सीरियल और बैच वैल्यूएशन मेथड यूज़ करेंगे तो जब भी आप कोई भी मटेरियल यूज़ करेंगे, चाहे रिसीव करें चाहे इशू करें, उस टाइम पे जो बैच यूज़ हो रहा है उस बैच का कॉस्टिंग क्या आ रहा है उस हिसाब से आपको कॉस्टिंग दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाउस बैंक अकाउंट आ जाता है। तो हाउस बैंक अकाउंट क्या है कि SAP के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हाउस बैंक क्या है वो आपको डिफाइन करना होता है। वो हाउस बैंक के ऊपर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हाउस बैंक को आपको इंडिया जो करेंसी है वो डालना पड़ता है, डिफ़ॉल्ट बैंक कौन सा होगा, ब्रांच क्या होगा, वो सारे चीज़ आपके हाउस बैंक सेटअप से आ जाता है। इसके बाद आता है इंस्टॉल बैंक स्टेटमेंट प्रोसेसिंग। ये एक अलग से बैंक स्टेटमेंट प्रोसेसिंग के लिए है जो आपके BRS के लिए आता है, बैंक रिकन्सिलेशन के लिए है। इसके बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन पे फिक्स एसेट एनेबल करना है कि नहीं करना है। जैसे कि मैंने बताया कि बिजनेस ब्लूप्रिंट कॉन्फ़िगरेशन चेकलिस्ट में जो जो डिस्कस आपने करके रखेंगे वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि एनेबल फिक्स एसेट, जैसे कि अभी बताया, एनेबल मल्टीपल ब्रांचेस। बहुत सारे कंपनीज़ में आपको दिखेगा मल्टीपल ब्रांचेस है और ब्रांचेस के अंदर सेल परचेस होता है। तो आपको अगर ब्रांच अकाउंटिंग करना है तो आपको यहाँ पे चेक करना है, अदरवाइज लीव इट ब्लैंक। यहाँ पे देखिए मास क्रेडिट कार्ड नंबर है, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ले लेता है और उसको चेक करके इन रिवर्सिबल प्रोसेस में डाल देता है। यहाँ पे देखिए एनेबल एडवांस GL अकाउंट डिटर्मिनेशन बोल के एक चेक बॉक्स है। इसका क्या यूटिलाइजेशन है, जो भी हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस यहाँ पे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे एक एडवांस लेवल होता है, एक स्टैंडर्ड लेवल होता है। स्टैंडर्ड लेवल पे क्या होता है कि आप 1:1 अकाउंटिंग मैपिंग कर सकते हैं। मीन्स आप या तो आइटम ग्रुप वाइज कर सकते हैं, या तो आप वेयर हाउस वाइज कर सकते हैं, या तो आप जो आपके कंपनी वाइज है कंपनी वाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप एडवांस लेवल पे, मीन्स आप कोई भी कम्बिनेशन पे आपके अकाउंटिंग को मूव करा सकते हैं। तो उसके हिसाब से इसको बोलते हैं एडवांस GL अकाउंट डिटर्मिनेशन। इसके रिगार्डिंग भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये एक बड़ा चैप्टर है जहाँ पे आपको ईच कंपोनेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी जाके आप इसको असाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल से रिलेटेड है। तो फाइनेंशियल रिलेटेड बहुत क्रिटिकलनेस आता है, तो आपको यहाँ पे चेंज करके आपको सही से जाना है, ओके। इसके बाद आ जाता है फॉलो सेक्शन अलाउ सेक्शंस ऑफ एनी काइंड ऑफ टाइप ऑफ रेवेन्यू अकाउंट्स। मीन्स जहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट्स रिलेटेड है वहाँ पे आप ओनली रेवेन्यू अकाउंट को यूज़ करना चाहते हैं या किसी भी लेजर को वहाँ पे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो आपको अगर
किसी भी अकाउंट को सिलेक्ट करना है तो आपको अलाउ करना है। अगर आपको ओनली रेवेन्यू टाइप का मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो रेवेन्यू अकाउंट्स आता है उसको ही लेना है तो आप इसको अनचेक रखिए। एनेबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोल के एक अलग से मॉड्यूल एसएपी ने इंट्रोड्यूस किया है। आप अगर एनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक कर दीजिए तो एनेबल हो जाएगा। मैं चेक कर देता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पे एनेबल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, जो यूज़र्स काम कर रहे हैं उस यूज़र्स का डेटा जो है वो यूज़र और उसके जो मैनेजर है वही देख सकता है। ये अगर आपकी कोई रूल्स है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको अनचेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी का कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होता है जो उसके कस्टमर और सप्लायर के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से अगर आपको कुछ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ब्राउज बटन पे क्लिक करने से एक मैसेज दे रहा है कि अटैचमेंट फोल्डर नॉट डिफाइंड। ओके, दैट मीन्स कुछ फोल्डर पाथ डिफाइंड नहीं है, इसीलिए वो एरर दे रहा है। तो मुझे इसको नहीं करना है अभी, इसको मैं अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने के साथ साथ देखिए यहाँ पे आपका एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल आ चुका है और मेरा जो कंपनी डिटेल्स था वो फिलअप हो चुका है। ठीक है, तो कंपनी डिटेल्स मैंने कर लिया है और मैंने एक्सचेंज रेट एंड इंडेक्स के बारे में बात कर लिए हैं। इसके बाद हम लोगों का एजेंडा में क्या है, जनरल सेटिंग्स है। तो ये जनरल सेटिंग्स एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है जो कि अभी हम लोगों ने कंपनी डिटेल्स के रिगार्डिंग ओनली बात किए हैं। तो ये जनरल सेटिंग्स यहाँ पे आ जाता है। जनरल सेटिंग्स में क्या क्या आता है, तो जनरल सेटिंग्स में बहुत सारे टैब्स आपको दिखेंगे। बीपी से रिलेटेड मीन्स बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर किसको बोलते हैं, जो कस्टमर और सप्लायर बिजनेस के साथ जुड़े रहते हैं वो सारे बीपी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बजट है, सर्विसेज है, तो ये सारे अलग अलग सेटअप्स आता है। इस सेटअप्स के लिए आज का जो सेशन है ये थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं इसको अभी यहाँ पे ही ख़त्म कर दूँगा। तो मैं इसके रिगार्डिंग दूसरा एक सिनेरियो बताऊँगा जहाँ पे ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस है, जिस इन्फॉर्मेशंस को बारीकी से अगर आपको बताया नहीं गया तो आपको उतना समझ में आएगा नहीं, और आप वीडियो देख के भी आपको समझ में आएगा नहीं। मैं अगर इजीली इसको ख़त्म कर दूँगा तो मैं जनरल सेटिंग्स के लिए मैं जो थर्ड सेशन है ओनली उसी के ऊपर रखूँगा, जनरल सेटिंग्स के ऊपर, ताकि आपको पता चले कि इसमें जो भी सेटअप्स है, जो भी चेक बॉक्स है, कौन सा चेक करना है, कौन सा नहीं करना है, वो सारे चीज़ के रिगार्डिंग मैं बात करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों तो ये आज का हम लोगों का जो एजेंडा था मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया ड्यू टू लॉन्ग वीडियो। एज यू कैन सी मैंने सारे कंप्लीट टच करना चाहता हूँ ताकि आपको पता लगे ये चेक बॉक्स क्यों है, ये सेटिंग्स क्यों करना है, वो सारे चीज़ डिस्कस करते करते थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है। तो आज के हिसाब से जो हम लोग का एजेंडा था जनरल सेटिंग्स का वो इनकम्प्लीट है। बाकी कंपनी डिटेल्स है, एक्सचेंज रेट इंडेक्सेस है, ब्लूप्रिंट कॉन्फ़िगरेशन चेकलिस्ट है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। तो थर्ड सेशन पे हम लोग इसको जनरल सेटिंग्स के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो थर्ड सेशन पे जो हम लोगों का कमिंग सेशन है यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे कि जनरल सेटिंग्स के ऊपर ही काम करेंगे। जनरल सेटिंग्स एंड डॉक्यूमेंट सेटिंग्स, ये दोनों के लिए अलग अलग दो सेक्शन जाएंगे, तो इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपके टाइम के लिए। आपने जो टाइम निकल के मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं कभी भी कोई भी न्यू वीडियोस लेके आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उस चीज़ को फॉलो कर सकें। तो आप मेरे को डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आपको अगर कुछ क्वेरीज़ हैं तो मैं वो सॉर्ट आउट करूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बी हैप्पी एंड ट्राई टू ग्रैब ऑल दिस थिंग्स। ओके, थैंक यू।